Hello everyone, welcome back to the official channel of Bansal Academy. I am Neha and I am physical chemistry educator here. मास्टर के द एग्ज़ाम की अगर बात करें तो अभी पीएस टेट का रिजल्ट फिर से अभी तक नहीं आया है एंड जो एग्ज़ाम मास्टर के द के एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 20th अप्रैल तक एक्सटेंड हो चुकी है। ये 4th टाइम है कि डेट एक्सटेंड हो रही है एंड वी डोंट नो कि हाँ अभी ये 20th तक भी ये इसको क्लोज कर देंगे या फर्दर एक्सटेंड होती रहेगी। जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो हमारे पास आई थी जनवरी में एंड उस टाइम पे ऐसा अज्यूम करा जा रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में कंडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो अभी तो अप्रैल तो फॉर्म फिलिंग की डेट है, तो एग्ज़ाम जून तक तो नहीं होगा, जून के बाद होने के चांसेस ही हैं। अब ये नहीं पता कि वो ईयर के एंड तक जाएगा या जून जुलाई तक हो जाएगा। अगर ये जो डेट है वो पोस्टपोन होती जा रही है, उससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कह सकते हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा एग्ज़ाम में वो ये है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता जा रहा है। पहले अगर सपोज जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी तो अगर एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में हो जाता तो 50-60% जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 10-10 साल का गैप है, जो या तो जॉब में इतने बिजी है या फिर फैमिली में इतने बिजी है कि उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वो अपने आप ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आए हुए भी 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड जो एग्ज़ाम है वो अगले 2-3 मंथ्स तक करवाने के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स धीरे धीरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का कोई लिंक नहीं भी था स्टडीज से, 6 मंथ्स आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर सच एग्जाम्स। तो ये सब कंसीडर करते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हुए, जितना टाइम प्रिपरेशन के लिए मिला है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी +1 +2 को टीच कर रहे हैं, तो उन्हें 50-60% सिलेबस की ऑलरेडी नॉलेज होगी। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम बोल सकते हैं कि मास्टर के द एग्ज़ाम का कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अगर आप कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जो कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ आप कितना स्कोर करते हो वो इंटायरली डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे। आपने अगर अच्छे से पढ़ा, एग्ज़ाम में अच्छे से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, आपके मार्क्स आ जाएंगे और वो मार्क्स आपके स्कोर कार्ड पे हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ सिनारियो डिफरेंट होता है। वहाँ सिर्फ हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब ये चीज़ तो मैटर करती ही करती है कि हमने कैसे प्रिपेयर किया, ये चीज़ भी मैटर करती है कि बाकी स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड कट ऑफ जो है वो सब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। इसलिए सिर्फ आपका दिन में 24 आवर्स में से 17-17, 18-18 घंटे पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। हार्डवर्क आपको चाहिए ऑब्वियसली ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, बट उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत भी है। I am here to provide you a detailed chapter wise strategy for the physical chemistry part. पहले जो जनरल स्ट्रैटेजी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एक बेसिस क्या रहना चाहिए प्रिपरेशन का, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप उसको जाके पहले देख सकते हो। और ऐसे ही हम मास्टर कहते हैं कि बहुत सारी और भी वीडियोस है हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। और फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, आज हम क्या करने वाले हैं। इट विल बी बेटर अगर इस वीडियो से पहले आप एक पेपर पेन अपने पास रख लो, बिकॉज इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एंड इसमें जो है आई विल बी डिस्कसिंग कि जो 13 चैप्टर्स है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट के, उन 13 चैप्टर्स में से आपको कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज देयर इज़ यू कैन से एक बहुत बड़ी आयरनी है मास्टर के द एग्ज़ाम के बारे में कि ये लोग कभी भी नए क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करते हैं। आप लेक्चर गेटर का पेपर मतलब आप मास्टर गेटर के PYQs देखोगे तो यू विल सी, अच्छा कोई क्वेश्चन लेक्चर गेटर में से उठाया हुआ है, कोई क्वेश्चन मास्टर गेटर में से उठाया हुआ, कोई क्वेश्चन मेरिटोरियस में से उठाया हुआ है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो IIT एग्जाम का सबसे ईजीएस्ट लेवल है, वो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब नए क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे, वो जब इधर उधर से उठाएंगे तो उनके ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिससे वो हर साल क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। सारा सिलेबस तो आप कर लोगे, लेकिन सारा सिलेबस हो सकता है आप याद ना रख पाओ, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर। अच्छा ये होगा कि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो उनके सबसे फेवरेट टॉपिक्स है, एटलीस्ट उन पे तो अपना होल्ड अच्छा कर लो
कि अगर वो एग्जाम में आए तो आप उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ. ओके, so talking about the chapter number 1 that is given in the syllabus, that is the some basic principles or some basic concepts of chemistry. इसमें बहुत ही बेसिक से इंट्रोडक्शन रहती है कि केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस क्या है, और जो हमारे पास लॉज है जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब टॉपिक्स आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बट इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पे. अगर जनरल केमिस्ट्री की बात करें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चंस ये इस टॉपिक से पूछना प्रेफर नहीं करते हैं. ये जो जनरल टॉपिक्स है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं. सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, दोज आर, सबसे पहले आपको लॉज वाला पार्ट है जो जिसपे आप लॉ ऑफ कांस्टेंट मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, ये जो लॉज है 3-4 ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने, बिकॉज इस पे से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. उसके बाद आपके पास एक केमिस्ट्री का बेस हम बोल सकते हैं, केमिस्ट्री का जो भी बेसिक न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है वो बेस्ड होता है मोल कंसेप्ट पे. तो मोल कंसेप्ट के भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको बहुत लेवल के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस नहीं करना है. आपका एग्जाम काफ़ी थेरेटिकल बेस्ड रहता है. सो बेटर इट विल बी आप मोल कंसेप्ट का बेसिक सा वर्जन ट्राई करो. जो हायर वर्जन है वो आप तब अप्रोच कर सकते हो जब आप लेक्चर कैडर या फिर मेरिटोरियस जैसे एग्जाम के लिए अपीयर करोगे. नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक है दैट इज स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन, उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं. अगर इसमें से एक क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से, इन चांसेस आर कि आउट ऑफ द 10 टॉपिक्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस, इन 3 में से वो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मास्टर के द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन एक नहीं, एक से ज़्यादा पूछे जाते हैं. 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें से, और 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. बहुत लाइक मिनिमल से चांसेस है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाए, लेकिन इसमें से एक बार आए हुए. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बट लेंथी भी है. अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लेंथी भी है. सो पूरा यूनिट तो ऑब्वियसली अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप कवर करोगे ही, बट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, यहाँ पे जो बोहर मॉडल है उसमें से तो श्योरली क्वेश्चन आना ही आना है. बोहर मॉडल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड वो भी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ आपको लाइमन बाल्मर ये सब सीरीज के बारे में बताना होता है. इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट जो इससे इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जो लास्ट में दिया हुआ सिलेबस में क्वांटम नंबर और कॉन्फिगरेशन वाला पार्ट है जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस लिखते हैं, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास दैट इज गिवन इन द सिलेबस इज स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम गैसियस और लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं. तो अगर बात की जाए इस चैप्टर में से, तो गैसियस स्टेट में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. और गैसियस स्टेट में भी हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. पहला जो है लॉज, गैस लॉज, जिसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब लॉज पढ़ते हैं. एंड सेकेंडली वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. बाकी टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट बेटर इट विल बी कि जब भी आप ये यूनिट रिवाइज करो तो यहाँ से आपको कोई स्कोप नहीं छोड़ना कि अगर इनसे क्वेश्चन आ गया तो ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होना ही चाहिए. ओके, सो इसमें ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आप आइडियल गैस इक्वेशन के साथ रियल गैस इक्वेशन भी स्टडी कर सकते हो अच्छे से. 4th चैप्टर दैट वी हैव इन द सिलेबस है स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मास्टर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत टफ लगती है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो अगर तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंटेंट सर्च कर रहे हो तो हमारे ही चैनल पे यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR का मास्टर कैडर का वीडियो है, तो आप वो चेक कर सकते हो. अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना है इससे वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो. और जो अगर बात की जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत एडवांस टॉपिक है, बिकॉज ये हायर लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. बट मास्टर कैडर के एग्जाम की बात की जाए तो आपको ज़्यादा लेवल पे नहीं जाना है. यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन द बेसिक पोर्शन, जहाँ पे आप जैसे स्टार्टिंग का है रीजन्स की, इफ़ यू आर स्टडिंग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वो कौन से रीजन में लाई करती है, अगर रेडियो वेव है तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. जो स्टार्टिंग वाले बेसिक फार्मूलाज है जो फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और उसको प्लैंक्स कांस्टेंट को रिलेट करते हैं, या वेवलेंथ का जो रिलेशन है, वो सब रिलेशंस बेसिक पोर्शन पे आपको स्टिक रहना है. बेसिक पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रीज़न आप याद कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स है तो कौन सा रीज़न है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है.
ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द थोड़ा सा जो एडवांस्ड पार्ट है उसमें आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ सकते हो कि कितना गैप लाइंस के बीच का गैप होता है। आइसोटॉप अगर आपने सब्सटीट्यूट करा तो उससे क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। आप फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट ओनली। बाकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी डिटेल्ड आपको प्रिपरेशन करना है, दैट यू विल फाइंड इन द अनदर वीडियो दैट इज कंसर्न विद दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कंडक्ट किया जाता है। उसमें आपको थर्मो के क्वेश्चंस ऐसे पूरे फुल्ली लोडेड मिलेंगे। सो अगर बात की जाए इस मास्टर केडर के एग्जाम की, तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से दो क्वेश्चन तो मिनिमम है एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अब लेकिन अगर दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो चैप्टर भी उतना ही लेंथी है। तो इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यू विल बी गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड 4 ऑप्शंस विल बी देयर, और यू विल बी गिवन इफ लाइक वॉल्यूम इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती है, तो ये पार्ट पे आपको फोकस रखना है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो थर्मोकेमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है जिसपे आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, या फिर आप हेस्लो की बात है। हेस्लो इज लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बोहर मॉडल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आप बात करो थर्मोडायनेमिक्स की तो हेस्लो से 99% चांसेस आर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन। उसके बाद एक और जो टॉपिक है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में से करना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी का रिलेशन, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। बस इतना पार्ट जो है, 3 ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अ फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इक्विलिब्रियम वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको छांट के देखो, टॉपिक्स को सेपरेट आउट करके देखो, यू विल फाइंड आउट कि इसका ना केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन बहुत ईजी है और आयनिक वाला थोड़ा सा टिपिकल रहता है। एंड हमारे लिए अच्छी बात ये है कि जो अगर हम इसकी बात करें लाइक इक्विलिब्रियम की, तो एग्जाम में केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखना है, अभी जस्ट आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं इस प्रेशर में हो कि स्टूडेंट्स बाकी तो 2 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं या हम उनसे बहुत लैक कर रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। सो इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको लीच-एटलियस प्रिंसिपल का क्वेश्चन श्योरली देखने को मिल सकता है, जिसमें आप प्रेशर या मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन तो ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आ जाएगा लीच-एटलियस प्रिंसिपल का। उसके बाद अगर इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन आना होगा इक्विलिब्रियम में, सो दैट विल बी आस्क्ड फॉर केसी एंड केपी। PYQs अगर आप उठा के देखोगे तो केसी और केपी का जो भी वैल्यू है वो केसी के लिए भी हो सकता है, केपी के लिए भी हो सकता है, वो वैल्यूज आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो ये +1 +2 में 2 अलग अलग चैप्टर्स है, बट मास्टर केडर के सिलेबस में इनको कंबाइन करके दिया हुआ है। तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो रिडॉक्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पर कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, बैलेंसिंग क्या है, ये सब ही है पहली बात तो आपके सिलेबस में। और अगर एग्जामिनर को आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की नॉलेज चेक करनी होगी तो वो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन देगा, बिकॉज उस पर उसका ये भी मतलब पर्पस फुलफिल हो जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट पता है या नहीं, और आप उसको ये भी मतलब इलेक्ट्रो का भी आपका पार्ट चेक हो जाएगा। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, रिडॉक्स इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको उस पर से कुछ करना ही है तो आप बैलेंसिंग कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि क्या स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए। उसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट जो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें से जो 2 वैसे तो बहुत लेंथी है, यू हैव इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, यू हैव गैल्वेनिक सेल्स, एंड देन यू हैव सम कंडक्टेंस वाला पार्ट है, फिर लॉज है, फिर उसके बाद हमारे पास फ्यूल सेल्स वगैरह है। चैप्टर तो बहुत लेंथी है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें सो देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पहली बात तो आप ये कर सकते हो जहाँ पे वेरिएशन वाला पार्ट है कि डाइल्यूशन करोगे तो लैम्डा एम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। मास्टर के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे फोकस किया जाता है, न्यूमेरिकल पे नहीं। सो इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है।
उसके बाद जो हमारे पास अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आना हुआ दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेल्वेनिक सेल्स। गेल्वेनिक सेल्स में से भी आपको डेनियल सेल वाला पार्ट तो मतलब ऐसे रट के जाना है बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे। और अगर एक थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, यू हैव टू डिस्कस कोहलोश लॉ, यू हैव टू स्टडी कोहलोश लॉ बिकॉज कोहलोश लॉ में हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल। आपको 3-4 सब्सटेंसेस के लिए लैम्डा नोट की वैल्यू गिवन होगी और 1-2 के लिए आप एक के लिए निकाल सकते हो। वही जैसे आप इक्वेशंस लिखते हो कि लेट्स सपोज HCl के लिए गिवन है, सो यू विल राइट डाउन लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। वैसे ही NaCl के लिए लिख दिया, KCl के लिए लिख दिया और उसको प्लस माइनस करके यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से एग्जाम में एक क्वेश्चन शॉर्टली आएगा, 2 आने के भी चांसेस रहते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक में से जो एक क्वेश्चन अगर एक आया तो इसी में से आएगा, अगर 2 आए तो एक इसमें से आएगा, ये तो श्योरिटी है। सो काइनेटिक में से जो क्वेश्चन आता है दैट इज टू कैलकुलेट और टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। या तो न्यूमेरिकल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उससे ऑर्डर निकालना है, या तो ऑर्डर गिवन है उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर से रिलेटेड, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्डर ही निकालना आएगा, क्वेश्चन फ्रेम किसी भी तरीके से हो सकता है, बट ये श्योरिटी है कि ऑर्डर को तो टच किया ही जाएगा एग्जाम में। उसके बाद अगर इसमें से सेकेंड क्वेश्चन आना होगा तो सेकेंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम आर्हेनियस थ्योरी बिकॉज आर्हेनियस जो है उसके बाद वो बिल्कुल चैप्टर का सेकेंड पार्ट रह जाता है और उसमें से काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसमें कोलिजन थ्योरी भी है बट आपके सिलेबस में मेंशन है कि कोलिजन का आपको सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट करना है, आपको उसका न्यूमेरिक मतलब डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लर्न द डेफिनेशन और यू कैन से पोस्टुलेट्स ही लर्न करने हैं। सो पहली बात तो देखो मैथमेटिकल उन्होंने खुद से ही कट कर दिया और मैथमेटिकल वैसे भी एग्जाम में नहीं आता है। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ 3 और 4 पोस्टुलेट्स एंड चांसेस आर कि वो आपको पूछे जा सकते हैं। सो पोस्टुलेट्स भी आपको अच्छे से कर लेने। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सरफेस केमिस्ट्री। अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात की जाए तो आप मास्टर के पिछले 7 पेपर्स 5, 6, 7 मतलब लेट्स सपोज आपने 7 पेपर्स उठा के देखे, उस 7 में से यू विल फाइंड आउट कि 5 एग्जाम्स में फिजियोज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन का क्वेश्चन है। डिफरेंस की फॉर्म में हो सकता है, डेफिनेशन की फॉर्म में हो सकता है, बट फिजियोज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मुझे बोलना होगा सरफेस केमिस्ट्री में से, सो फिजियोज ऑप्शन, कैमियोज ऑप्शन। उसके बाद सेकेंड नंबर पे लैंगमेरिट्स ऑप्शन आइसोथर्म। उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कर लो कि लो टेम्परेचर पे फर्स्ट ऑर्डर है, हाई टेम्परेचर पे 0 ऑर्डर है और बीच में फ्रैक्शनल ऑर्डर है। उसके बाद आप फॉर्मूला कर सकते हो उसका थीटा इक्वल्स टू KP/1 + KP एंड जब डिसोसिएटिव होगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। बस इतना कंसेप्ट करना है एंड योर सरफेस केमिस्ट्री विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मास्टर के एग्जाम। ओके, तो ज़्यादा ऑब्वियसली देखो सारा सिलेबस एट द एंड तो करना ही है, बट दीज आर द टॉपिक्स जो आप किसी भी कोस्ट पे इनको स्किप नहीं कर सकते हो बिकॉज इसमें से ही एग्जाम पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कोलॉइडल, जो एग्जाम में सरफेस केमिस्ट्री में ही इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो कोलॉइडल की अगर बात की जाए तो कोलॉइडल केमिस्ट्री इज टोटली थ्योरेटिकल, कुछ भी उसमें मैथमेटिकल है ही नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत वेरिएशन देखने को मिली है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन अगर स्टिल मुझे 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क आउट करने हैं तो गोल्ड नंबर वाला प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स वाला जो पार्ट है उसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पेप्टाइजेशन, गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है, आपको बस इतना पार्ट कर लेना है एंड चांसेस आर कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट यूनिट वी हैव इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो +1 +2 लेवल का ही रहता है आपके पास भी। इसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है दैट इज़ कि इसमें आपको डिफेक्ट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, दैट ऑल्सो डेफिनेशन कि फ्रैंकल डिफेक्ट पे प्रॉपर्टी लिख देंगे 4 और बोलेंगे कि करेक्ट बताओ, शॉक की डिफेक्ट के बारे में लिख देंगे, ऐसे ऐसे या एफ सेंटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो जो इसमें से आपको टॉपिक करना है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। सेकेंडली आपको इसमें ब्रेविस लेटिस वाला पार्ट है जहाँ पे हम मोनोक्लिनिक, ट्राईक्लिनिक, ये सब 7 जो हमारे पास 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये टोटली मेमोरी बेस्ड है, कुछ सॉल्व तो करना नहीं है। उन्होंने सीधा ऐसे पूछ लेना है कि मोनोक्लिनिक के लिए कौन सी कंडीशन सही है,
4 कंडीशंस गिवन होंगी, अगर आपको पता है देन यू विल टिक, और नहीं पता है तो देन यू विल क्रॉस दैट, ओके। तो देन अगर नहीं पता है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सो ये जो टॉपिक्स हैं आपको इससे बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी FCC BCC सिंपल क्यूबिक के जो रिलेशंस है A R और D के, वो आपको पता होने चाहिए बिकॉज उससे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैटालाइसिस। कैटालाइसिस में तो कुछ है ही नहीं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, यही 2 टॉपिक्स है सिलेबस में, एंड दैट आर ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे एक दो टॉपिक्स ही तो है, तो उसमें तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। यू कैन लर्न और यू कैन डू दिस चैप्टर एट लास्ट, बिकॉज इसमें से तो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। लास्ट चैप्टर दैट वी हैव फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में से आपके पास जो क्वेश्चन आना है वो पक्का आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 4 है, तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आएगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, बिकॉज उस पर वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी आपको जो वेंट हॉफ इक्वेशन वाला है, वेंट हॉफ फैक्टर वाला, जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। बिकॉज जो आयोटा वाला पार्ट है उससे आपका, अगर आप मतलब एक वो आयोटा वाला क्वेश्चन आ गया तो उससे आपका सॉल्यूशन का पूरा जो भी कंसेप्ट है सबकी नॉलेज चेक हो जाती है। सो एग्जामिनर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि जहाँ इतना सारा सिलेबस है और सिर्फ 50 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, सो हमेशा वैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन से ही मैक्सिमम कंसेप्ट चेक हो जाए। सो चांसेस आर कि वेंट हॉफ फैक्टर वाले पार्ट से आपसे इसमें से सॉल्यूशन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से आपके चांसेस है कि अगर 17-18 क्वेश्चन आने हैं तो 12-13 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आपको फिर सारा का सारा गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल चैप्टर वाइज थ्योरी। इससे ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, ओके। सो होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल एंड यू विल फॉलो द स्ट्रैटेजी फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन। थैंक यू।